Hello everyone, hope you are keeping well. This is विशाल मसीह and welcome back to my channel Economic Sites। और आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके सिलेबस में। ठीक है, और ये वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसा जीके आप कह सकते हैं या जर्नल अवेयरनेस आपको ये पता ही होना चाहिए, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड डेफिनेटली अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री इंडिया। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि कैपिटल क्या होता है। कैपिटल एक ऐसा टूल होता है जिससे आप जो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है अपनी कंट्री की, अपने सोसाइटी में, ठीक है, प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। बेसिकली जितने भी आपके प्लांट्स मशीनरी हो गए, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपका कैपिटल ही होता है, जिसे पूंजी बोला जाता है हिंदी में। ओके, तो ह्यूमन भी एक तरह का आपका कैपिटल ही है ना। ह्यूमन की, क्योंकि जितने भी आप जो रिसोर्सेस यूज़ कर रहे हैं, टूल्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मशीन्स यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ अ पार्ट ऑफ द कैपिटल, तो वो चला कौन रहा है, उसका संचालन बेसिकली कर कौन रहा है, दैट इज़ अ ह्यूमन बींग्स ओनली, वी पीपल ओनली। तो ह्यूमन का जो ह्यूमन को भी एक तरह का कैपिटल ही माना जाता है। तो पहले जो इकोनॉमिस्ट होते थे वो ह्यूमन को कैपिटल नहीं मानते थे भैया, वो कहते थे कि जो फिजिकल कैपिटल है, जैसे आपका बेसिकली जो आपके टूल्स हो गए, मशीनरी हो गई आपकी, है ना, आपके व्हीकल्स हो गए, बड़ी बड़ी मशीनरीज हो गई, तो उसी को कैपिटल माना जाता था। आपका पैसा हो गया, है ना। लेकिन बाद में जब धीरे धीरे इसका जब स्कोप बढ़ा, उन्हें पता लगा कि ह्यूमन तो सबसे बड़ा कैपिटल है, क्योंकि ह्यूमन्स ही तो हर चीज़ चलाते हैं, है ना। तो ह्यूमन कैपिटल को ही फॉर्म करना चाहिए अच्छे से। मीन्स देयर शुड बी द प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ द ह्यूमन कैपिटल। उनको ये नीड लगी, ओके, वेरियस इकोनॉमिस्ट को। अब देखिए, अब ह्यूमन को जो ह्यूमन कैपिटल है, या आप कह सकते हो ह्यूमंस को कैसे अच्छे से फॉर्म कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं। एक तो हो गया आपका एजुकेशन, और दूसरा हो गया आपका हेल्थ केयर। ठीक है, अगर आपकी एजुकेशन अच्छी है तो ऑब्वियसली बात है आपके एटीट्यूड में चेंज आएगा, और डेफिनेटली देयर विल बी अ इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑल्सो। और दूसरी बात है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारे कंट्री का। आपको पता है कि जब कोविड सिचुएशन में हेल्थ केयर हमारा जो है काफ़ी शैटर हुआ, और इसने काफ़ी प्रयास भी किया इसको, इस फाइट से और पेंडेमिक से लड़ने के लिए। लेकिन अभी भी इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है हमारी कंट्री में, और इसको ग्रो करने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा स्कोप है, इवन एजुकेशन से भी मैं कहूँगा। चलिए, ठीक है, तो दो तरीके से जो है ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमंस को अच्छे से फॉर्म किया जा सकता है। एक तो हो गया एजुकेशन, और एक हो गया आपका हेल्थ केयर। लेकिन इस बार में आपका जो 2021 के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका सिर्फ जो है एजुकेशन वाला पार्ट ही इंक्लूड किया गया है आपके सिलेबस में, तो हम उस पर ही ज़्यादा फोकस या डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाइए इंट्रोडक्शन पे। तो इंट्रोडक्शन आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि कोई भी देश जो गरीब होता है, या पॉवर्टी जिसे बोला जाता है, या अंडर डेवलप्ड बोला जाता है, वो क्यों होता है? क्योंकि बेसिकली वहाँ पे कैपिटल की कमी होती है ना। कैपिटल की कमी होती है, रिसोर्सेज की कमी होती है, प्रॉपर इंडस्ट्रीज नहीं होती, प्रॉपर वहाँ पे रोड्स नहीं होते, प्रॉपर कम्युनिकेशंस नहीं होते, प्रॉपर इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं होती। तो ये सारी रीजंस की वजह से कोई भी कंट्री जो है अंडर डेवलप्ड या पॉवर्टी होती है उस कंट्री में, है ना। तो ये एक एक इम्पॉर्टेंट इशू हो जाता है, जो कि कैपिटल को पढ़ना और देयरफॉर कैपिटल को फॉर्म करना, वो भी एक इंपॉर्टेंट इशू है, कैपिटल को फॉर्म करना। अब देखिए, कैपिटल यहाँ पे दो तरह के, एक तो फिजिकल कैपिटल हो गया, जैसे आपके रोड्स हो गए, आपके जितने भी मशीनरीज हो गई, आपका कम्युनिकेशन हो गया, आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये सारा पार्ट ऑफ द कैपिटल है। लेकिन आपका एक और चीज़ है, दैट इज़ द ह्यूमन कैपिटल, जो कि इस चैप्टर में बेसिकली डिस्कस करेंगे ऑन द एजुकेशन ग्राउंड। ठीक है, एजुकेशन ग्राउंड पे हम ह्यूमन कैपिटल को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, अब आ जाइए मीनिंग ऑफ द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपका 2 मार्क्स की एक डेफिनेशन आ सकती है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता क्या, उसे डिफाइन करिए। तो सिंपल आप लिखेंगे, अ स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल, रिप्रोड्यूसिबल और मैन मेड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन विच हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स इन द फ्यूचर। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने कैपिटल को यहाँ पे ट्रेडिशनली जो डिफाइन किया गया है कि फिजिकल कैपिटल को बेसिकली, तो ये आपकी फिजिकल कैपिटल की डेफिनेशन है। इसके बाद हम ह्यूमन कैपिटल की डेफिनेशन को भी कर लेंगे। तो ये होता क्या है, देखिए, फिजिकल कैपिटल क्या होता है? अ स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल, कि जो मैन मेड होते हैं, ये चीज़ें मैन मेड होती हैं बेसिकली, और ये क्या हेल्प करती हैं कि दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं। जैसे मान लीजिए रोड्स बना दिया आपने, है ना, रोड्स मैन मेड है, तो इससे क्या होगा, आसपास बहुत सारी इंडस्ट्रीज बनेंगी, उससे फिर क्या होगा, रॉ मटेरियल सप्लाई होगा, और उससे नए नए जो है रॉ जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके फॉर्म होने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका बेसिकली, दैट इज अ फिजिकल कैपिटल। ठीक है, अब आ जाइए आगे, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है।
ना व्हाट ह्यूमन कैपिटल होता है आपका, ये डेफिनेशन है ह्यूमन कैपिटल कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द नॉलेज, स्किल, एबिलिटी एंड द फिजिकल कैपेसिटी ऑफ द पीपल। तो ये आपकी डेफिनेशन हुई ह्यूमन कैपिटल की, और जो प्रीवियस हमने डेफिनेशन की थी यहाँ पे वो हमारी थी फिजिकल कैपिटल की डेफिनेशन। दोनों इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए। तो कैपिटल दो तरह का होता है, एक तो आपका फिजिकल कैपिटल और एक आपका ह्यूमन कैपिटल जो कि हम लोग हैं। तो भैया हमें कैसे डिफाइन किया जाएगा, या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को कैसे डिफाइन किया जाएगा? इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंप्रूवमेंट इन द नॉलेज, स्किल, एबिलिटी एंड द फिजिकल कैपेसिटी ऑफ द पीपल। ठीक है, हमारी नॉलेज इंक्रीज होनी चाहिए टाइम टू टाइम, हमारी स्किल्स अपडेट होनी चाहिए, हमारी एबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, और बेसिकली हमारी फिजिकल कैपेसिटी मतलब हमारी बॉडी भी स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि हम वर्क या प्रोडक्शन कर पाएँ। ठीक है, आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर विद इट। चलिए अब आ जाइए, जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसमें यही बताया गया है कि ह्यूमन कैपिटल को आप कैसे अच्छे से फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, उनका वेलफेयर करके, ठीक है, हेल्थ सर्विसेज अच्छी करके, वाटर सप्लाई करके, हाउसिंग करके, अच्छा खाना या न्यूट्रिशन उनको अच्छा दे के, फाइन। तो ये सारे रीजंस हैं जिससे आप बेसिकली आपको कर सकते हो ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी बता दिया था, एजुकेशन एंड हेल्थ दो ऐसे वेपन्स हैं, ओके, जिससे आप क्या कर सकते हो, अपने ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म कर सकते हो किसी भी कंट्री में। चलिए, ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, इसे देयरफॉर इसे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बोला जाता है। जितना भी आप स्पेंड करते हैं एजुकेशन पे, हेल्थ पे, बेसिकली जो ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करता है, उन सबको क्या बोला जाता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए रोल क्या है। अब यहाँ पे ये 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपका कि व्हाट इज द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबसे पहला है आपका हेल्प इन एब्जॉर्बिंग न्यू टेक्निक्स या टेक्नोलॉजीज। अब जितनी जितनी आपको पता है टाइम टू टाइम मॉडर्न टेक्निक्स आती रहती हैं, रोज़ कोई ना कोई आपका जो है टेक्निक है या अपडेट हो जाती है। इवन आप देखते होंगे प्ले स्टोर पे कितने ऐप्स जो आपके आपके फ़ोन में इंस्टॉल होंगे, हर थोड़े दिन बाद वो भी उसमें कुछ ना कुछ अपडेट हो जाता है ना। तो ये सारी चीज़ों को समझने के लिए, ये सारी चीज़ों को अच्छे से अपने अपने लाइफ में लाने के लिए या एब्जॉर्ब करने के लिए बेसिकली आपको ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन ज़रूरी है। ठीक है, या ह्यूमन कैपिटल जो है अच्छे से फॉर्म होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो जो जितनी भी न्यू ट्रेंड्स हैं हमारे जो टेक्निक्स में, टेक्नोलॉजिकल में, क्योंकि वो लेटेस्ट होते हैं और कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं, सोफिस्टिकेट होते जाते हैं, तो इट इज़ नेसेसरी टू एब्जॉर्ब दिस टेक्निक्स एज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड द प्रोडक्टिविटी। तो ये कैसे होगा कि जब लोग नॉलेजेबल होंगे, जब स्किल्ड लेबर्स होंगे, स्किल्ड वर्कर्स होंगे, तो वो क्या करेंगे, अपनी स्किल से जो न्यू टेक्निक्स है उसे अब्जॉर्ब करेंगे, उसे बहुत अच्छे से समझ लेंगे, और क्या होगा, हमारे प्रोडक्शन जो सेक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट कर पाएंगे ईजिली। चलिए अब नेक्स्ट है, दैट इज़ द इंक्रीज इन द लेबर एफिशिएंसी। ऑब्वियसली बात है, हमारी जो लेबर एफिशिएंसी है उसे अच्छा करता है, क्योंकि जब आप ट्रेन करते हो, जब आप उसे लेबर्स को स्किल करते हो, जब उनकी नॉलेज बढ़ाते हो, तो क्या हो जाता है, जो स्किल्ड एंड द टेक्निकली नॉलेजेबल वर्कर्स आर मोर एफिशिएंट, ऑब्वियसली बात है, देन अनस्किल्ड वर्कर्स। मोर ओवर अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट हेल्थ फैसिलिटीज इंक्रीजेज द फिजिकल कैपेसिटी एंड द स्टेमिना ऑफ द लेबर। तो साथ साथ आपकी स्किल के साथ आपकी जो हेल्थ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, अगर कोई किसी कंट्री में लोग बीमार ही पड़े रहेंगे तो वो डेफिनेटली उनकी बॉडी में उतनी स्टेमिना नहीं होगा या बेसिकली एनर्जी नहीं होगी, ताकि वो अपने जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है कंट्री की कभी इंक्रीज कर पाएंगे। ठीक है, तो देयरफॉर दे हैव टू बी वर्क लॉन्गर एंड हार्डर। ठीक है, तो दे हैव टू बी स्किल्ड ऑन द नॉलेजेबल पार्ट ऑल्सो, उनको नॉलेज भी होनी चाहिए अपने फील्ड की। दूसरी बात है, उनके स्टेमिना भी होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों चीज़ें ज़रूरत है इन द इंक्रीज इन द लेबर एफिशिएंसी। ठीक है, दो हम इसमें सिर्फ ज़्यादा एजुकेशन को ही फोकस करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट है ऐड टू प्रोडक्टिव कैपेसिटी। ऑब्वियसली बात है, ह्यूमन कैपिटल हेल्प्स इन द एडिंग द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी। मतलब हमारा जो प्रोडक्शन है इकोनॉमी में वो इंक्रीज करता है ना। अगर आप स्किल्ड हैं, है ना, अगर आपको बहुत नॉलेज है, तो आप क्या करते हैं, आप अपना काम बहुत एफिशिएंटली करते हैं, उससे हमारे कंट्री का टाइम सेव होता है, कंपनी का टाइम सेव होता है, और उससे क्या होता है, आपका जो प्रोडक्शन है वो जो प्रोसेस है बहुत इजीली हो जाता है। अब ये होता कैसे, देखिए ये ऐसे होता है, देखो जो फर्स्ट है पॉइंट दे रखा है कि कैसे इंक्रीज करता है प्रोडक्टिव कैपेसिटी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कि जो स्किल्ड लेबर होते हैं दे आर हेल्पफुल इन अपडेटिंग द एंड मॉडर्नाइजिंग द एक्सिस्टिंग इंडिजिनस टेक्निक्स थ्रू देयर स्किल एंड एक्सपीरियंस। इसका कहने का मतलब है जो ऑलरेडी कंट्री जो कोई भी टेक्निक वो यूज़ कर रही है, या इंडिजिनस मतलब होता है अपने देश का, अपना नेटिव या लोकल, ठीक है, जो हमारी कंट्री में डेवलप किया गया है। तो कोई भी जो टेक्निक्स हमारी कंट्री में डेवलप की गई हैं बेसिकली उसको क्या करता है, अपडेट करता है, मॉडर्नाइज कर देता है,
ओके, और उसको क्या कर, उससे क्या होता है, हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इंक्रीज होता है। सेकेंडली दे रखा है, सेकेंडली व्हाट इट डू, सेकेंडली जो स्किल्ड और नॉलेजेबल वर्कर्स होते हैं वो ईजिली अडेप्ट होते हैं और मॉडिफाई कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट टेक्निक्स होती है। मान लीजिए कोई यूएसए टेक्निक आई हमारी कंट्री में, इंडिया में, ठीक है, अगर इंडिया वाले स्किल्ड ही नहीं है उसे यूज़ करने के लिए तो उसका कोई रेलिवेंस ही नहीं है ना। तो इसमें क्या होता है, दूसरे पॉइंट में आपका ये बताया है कि जो नॉलेजेबल और स्किल्ड वर्कर्स होते हैं ना वो ईजिली अडेप्ट कर पाते हैं और मॉडिफाई हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द रीसेंट इम्पोर्टेड टेक्निक जो बाहर से लाई गई है। और तीसरा फैक्टर है कि वो दे हेल्प इन डेवलपिंग न्यू टेक्निक्स। ऑब्वियसली बात है, अगर आपकी कंट्री में स्किल्स है, आपकी कंट्रीज में नॉलेज है, तो आप नई नई टेक्निक्स आप क्या है निकालेंगे, खुद अपना डेवलप करेंगे। तो आप रिसेंटली देखते होंगे बहुत सारे आईआईटीज में आपने बहुत ज़्यादा आप पढ़ते रह होंगे टाइम टू टाइम कि वहाँ के बच्चों ने कोई ना कोई जो है वो कुछ ना कुछ इंट्रोड्यूस करते रहते हैं, कुछ ना कुछ न्यू डेवलप करते रहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली उनकी क्योंकि स्किल्स है, नॉलेज पे बहुत ज़्यादा वर्क किया जाता है, इसलिए वो इतना हेल्प कर पाते हैं ये सब चीज़ें न्यू डिस्कवर करने के लिए। और हेंस और इस सब चीज़ों से अल्टीमेटली हमारा क्या होता है, इट एड्स टू द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ अ कंट्री। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट ऑफ द इकोनॉमिक चेंजेस। देखिए इकोनॉमिक चेंजेस के लिए जो इकोनॉमिक, अगर आपको कुछ चेंज लाना है, अगर आपको कंट्री को डेवलप करना है, ठीक है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प करता है, ठीक है। एजुकेशन हेल्प्स द पीपल इन चेंजिंग, बिकॉज इससे क्या होता है, एजुकेशन से क्या होता है, आपका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। आपको चीज़ें परसीव करने का जो आपका माइंड है बहुत हॉरिजन हो जाता, हॉरिजन जो बढ़ जाता है, ठीक है, आपको इंटेलेक्चुअल बना देता है। उससे क्या होता है, जो आप ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं आपको लगता है कि हाँ ये गलत है, तो उससे आप दूर चले जाते हैं, ठीक है। एंड यू रिप्लेस इट बाय द मॉडर्न एटीट्यूड एंड विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लाइफ। बेसिकली जो रेडिकलाइजेशन है, जो रेडिकल है, जो कट्टरवाद है हमारे में, वो एजुकेशन उसे बहुत जो है लिबरल कर देता है, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, चलिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ द लाइफ। ऑब्वियसली बात है, जब ह्यूमन कैपिटल जो फॉर्मेशन होगा वो हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करेगा, क्योंकि इसमें हम हेल्थ को भी फोकस करते हैं। तो हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो है, मतलब एक एवरेज इंसान का जो टाइम है वो कितने साल तक जिंदा रहता है वो इंक्रीज होता है ना। लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होती है। और आपका जो बाय प्रोवाइडिंग द एडिक्वेट वाटर सप्लाई, हाउसिंग फैसिलिटी टू ऑल द पीपल। इसलिए रिसेंटली जो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने, उन्होंने क्या बोला था कि क्या है, हाउसिंग फॉर ऑल, ये उन्होंने स्कीम निकाली। बेसिकली क्या है कि जिसमें क्या करा गया कि सबके लिए घर, मतलब जितने भी लोग जिनके पास घर नहीं है उस कंट्री में, उसके उनको हेल्प की जाएगी, ठीक है। तो रिसेंटली स्कीम पढ़ सकते हैं, उसमें आप ज़्यादा डीप डिटेल नहीं जाएंगे, ठीक है। और भी जैसे बहुत सारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए जैसे स्कीम्स हैं, तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये रिलेटेड टू आपके सब्जेक्ट है और आपको ये पता होना चाहिए। जैसे उज्ज्वला योजना थी, है ना, और आपका स्वच्छ भारत के अंडर जितने भी जो टॉयलेट्स है वो बनाए गए आपके, ठीक है। तो इससे क्या होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है। देन आपका जो आयुष्मान कार्ड है, जिसके अंडर आपको इंश्योरेंस मिलता है, या आपको फ्री इलाज करने का एक जो है बेसिकली आपको एक एक मौका दिया जाता है, या आपको एक राइट दी जाती है बेसिकली, ठीक है, जिसमें आपको एक प्रिविलेज दी जाती है बेसिकली, जिसमें आप क्या कर सकते हो, अपनी जो मेडिकल सर्विसेज है उसे इंप्रूव कर सकते हो। और बेसिकली अल्टीमेटली कर क्या रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर रहा है। चलिए, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ एजुकेशन अ सोर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ओके, देखिए एजुकेशन क्या है, एक सोर्स है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करने का, ठीक है। आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि एजुकेशन है, एक हेल्थ केयर है, तो यहाँ पे हम सिर्फ एजुकेशन को ही डिस्कस करेंगे क्योंकि यही आपका सिलेबस में दिया गया है, ठीक है। तो अब एजुकेशन देखिए, एजुकेशन एक प्रोसेस बहुत बड़ा है। एजुकेशन प्रोसेस ये नहीं कि आपको बस लिखना पढ़ना आ गया तो आप एजुकेटेड है। एजुकेशन जो प्रोसेस है बहुत वाइड है। इसमें आपके स्कूल्स आ जाते हैं, आपके कॉलेजेस आ जाते हैं, ठीक है, आपकी स्किल्स डेवलपमेंट आ जाती है। बेसिकली देखिए, कभी भी आप कोई भी पॉइंट ऑफ लाइफ में आप कभी भी परफेक्ट नहीं होते, है ना। तो एजुकेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट नेवर स्टॉप्स, इवन फॉर द इंडिविजुअल, इवन फॉर द कंट्री। अगर इंडिविजुअल के लिए नहीं कभी ये बंद होता तो ऑब्वियसली बात है कंट्री के लिए तो कभी भी ये खत्म होगा नहीं। तो इसलिए इस टॉपिक को पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो एजुकेशन इज नॉट ओनली रिक्वायर्ड फॉर ओन सेक बट ऑल्सो प्लेस एन इम्पॉर्टेंट इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आपको पता है कि अपने सेक के लिए बल्कि कंट्री के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए, एजुकेशन को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, या दो तरह की टाइप्स ऑफ एजुकेशन कह सकते हैं। एक तरह की होती है आपकी फॉर्मल एजुकेशन, और आपकी दूसरी है आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन। देखिए यहाँ पे, यहाँ जिसे नॉन फॉर्मल भी बोला जाता है।
तो बेसिकली सॉरी, तीन तरह की आपकी, एक आपकी फॉर्मल एजुकेशन, देन नॉन फॉर्मल एजुकेशन, और तीसरी आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन। तो इसका बेसिकली आपको मीनिंग ही पढ़ना है, आपके मीनिंग ही सिलेबस में बेसिकली इनको डिफाइन करना है आपको। तो सबसे पहले देखिए फॉर्मल एजुकेशन क्या हो जाएगी। देखिए वर्ड से ही पता लगता है फॉर्मल, फॉर्मल मतलब होता है एक सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन होती है, जो आपको स्कूल्स में दी जाती है, जो आपको कॉलेजेस में दी जाती है, जो आपको यूनिवर्सिटीज़ में दी जाती है। इसमें प्रॉपर आपका क्या होता है, एडमिशन प्रोसेस होता है, इसका प्रॉपर एक डिफाइन होता है, हर कोर्स का एक प्रॉपर टाइम दिया जाता है ना, प्रॉपर प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल होता है। तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ फॉर्मल एजुकेशन। देखिए फॉर्मल मतलब एक तरह का सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज एजुकेशन होती है। ये आप ये नहीं कि जब मर्जी आपका मन करा आपने कर लिया और जब मर्जी उसे ड्रॉप आउट हो गए, है ना। तो फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, जो एजुकेशन जो स्कूल्स में दी जाती है बेसिकली, आप सिंपल सेंस में कह सकते हो, या कॉलेजेस में दी जाती है, इससे क्या होता है, ये बहुत सिस्टमेटिक होती है और बहुत ऑर्गेनाइज्ड होती है। ठीक है, इसका प्रॉपर करिकुलम होता है, प्रॉपर लॉस होते हैं, प्रॉपर नॉर्म्स होते हैं। ठीक है, इसके प्रॉपर सर्टिफिकेट्स इशू किए जाते हैं। फाइन। अब नेक्स्ट है आपकी नॉन फॉर्मल। तो नॉन फॉर्मल जस्ट अपोजिट है कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन रिफर्स टू द refers to the organized and systematic education activity which is कंडक्टेड आउटसाइड द फॉर्मल सिस्टम। तो ये भी एक तरह का आप कह सकते हो कि ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक एजुकेशन ही होती है, लेकिन ये फॉर्मल सिस्टम के आउटसाइड की जाती है। ठीक है, जैसे आपको मैंने एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल से समझा रखा है कि जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी एजुकेशन ले रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई नॉन फॉर्मल कोई टाइप का एक स्कूल है, जो मान लीजिए वो बच्चों को पढ़ा रहा है स्लम्स में। ठीक है, माइग्रेंट वर्कर्स को पढ़ा रहा है, तो उसमें कोई ऐसा नहीं होता कि उसमें कोई एज बार है, तो किसी को कोई भी बच्चा है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कभी भी उसको एनरोल कर लिया जाता है। ठीक है, और जो मतलब बेसिकली आप कह सकते हो जो बहुत डेप्राइव्ड पर्सनस हैं, ठीक है, उनको ज़्यादा तरह और जिनका जो आप कह सकते हो कि जिनके पास बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको इस आपके नॉन फॉर्मल एजुकेशन में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, सो नॉन फॉर्मल जो एजुकेशन है इन्वॉल्व्स द वॉलेंट्री स्कूल्स। मान लीजिए आप भी जा सकते हैं, आप इवनिंग स्कूल खोल सकते हैं अगर आपको आसपास लग रहा है कि कोई माइग्रेट वर्कर्स हैं, यहाँ पर कोई रिफ्यूजीज़ हैं, यहाँ कोई जो बहुत जो नीड में है बच्चे जो स्कूल्स नहीं जाते, तो आप भी जाके एक रूम ले सकते हैं, उनको पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या होगी, नॉन फॉर्मल एजुकेशन होगी, जो बेसिकली बहुत ज़्यादा किया जाता है एनजीओज़ के द्वारा, एनजीओज़ के द्वारा बहुत किया जाता है। ठीक है, जिसमें एक आपको मैं नाम बताऊंगा, अजीम प्रेमजी एक फाउंडेशन है, एजुकेशन फाउंडेशन, एक टीच फॉर इंडिया है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एजुकेशंस हैं, एनजीओज़ हैं जो कि ये काम करती हैं। फाइन। अब आपका इनफॉर्मल, देखिए इनफॉर्मल क्या होता है। इनफॉर्मल एजुकेशन इन जनरल टर्म्स विच इंक्लूड्स ऑल द फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन दैट टेक्स प्लेस आउटसाइड। तो ये आउटसाइड जो स्कूल्स की, आउटसाइड स्कूल्स के में या आउटसाइड कॉलेजेस में, तो जो भी एजुकेशन है, जैसे मान लीजिए कि आप एक मैकेनिक है, कोई मैकेनिक है, ठीक है, कार का मैकेनिक है, तो आपको पूरा कार का काम सीखना है, तो आप इसके पास गए, तो ये क्या है, आपका आएगा इनफॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, ये आपका क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन। तो यहाँ पे ये हो सकता है आपको घर पे भी एजुकेशन ट्रेनिंग दी जा सकती है, या आपको प्रॉपर वर्क प्लेस में चले जाइए। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द इनफॉर्मल एजुकेशन। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। तो ये आपका क्या हो सकता है कि मान लीजिए आपको टेलीविजन से आपको इन्फॉर्म कर दिया जा रहा है, या आपको एजुकेट कर दिया जा रहा है, आपको रेडियो से एजुकेट कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो एक तरह का आप कह सकते हो कि ये वो एजुकेशन होती है जो आउटसाइड द स्कूल दी जाती है। ठीक है, और इसका कोई प्रॉपर रूल्स नहीं होते, प्रॉपर सिस्टमेटिक इसके कोई फंक्शनिंग नहीं होती। वेरस हम बात करें जो फॉर्मल की, तो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो सिस्टमेटिक होता है, बल्कि जो नॉन फॉर्मल होता है वो भी सिस्टमेटिक होता है, लेकिन थोड़ा ये लिबरल होता है इससे फॉर्मल से, है ना। इसके जो काम करने के तरीके काफ़ी फ्री होते हैं, लेकिन ये जो फॉर्मल एजुकेशन है इसको प्रॉपर गाइडलाइंस जो है फॉलो करनी पड़ती है। दो इट इज़ अ सिस्टमेटिक, जो नॉन फॉर्मल है ये सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर है ये भी, लेकिन ये काफ़ी कह सकते हैं लिबरल है, इनको काफ़ी फ्रीडम होती है। ठीक है, और काफ़ी कम तरह की इनको परमिशंस लेनी पड़ती है। वेर जब नॉन नॉन इनफॉर्मल की बात करें, तो ये बिल्कुल ही आपका इन दोनों से हटके है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लिबरल आप कह सकते हो, जाके कोई भी किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, जब आपको यहाँ पे कोई भी तरह का एक तरह का बेसिकली एक तरह का आप कह सकते हो एक तरह का कोई भी प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस ऐसा कोई असाइन नहीं किया गया है, कोई भी जहाँ पे कहीं पे भी जो आपकी एजुकेशन आप ले सकते हो। ठीक है, दैट कम्स अंडर द इनफॉर्मल। जैसे आपको मैंने एग्जांपल बताया, कोई मान लो मैकेनिक है, आपको कार का काम सीखना है, तो आप क्या करेंगे, करने चले जाएंगे उसके अंडर काम करने चले जाएंगे, या उसको आप देख के सीखेंगे। तो प्रॉपर आपको कोई प्रॉपर स्कूल में एडमिशन लिया नहीं, प्रॉपर कोई कॉलेज में गए नहीं, कोई एनजीओ है नहीं, आपने सिंपली अपने वॉलेंट्री बेसिस पे गए और आपने काम सीख लिया। तो ये आपका क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन है। ठीक है, तो इसको आप ज़्यादा डीप नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपका इसका जो मीनिंग है वही इंपॉर्टेंट है।
चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क्स का, व्हाट इज द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल। तो इसके 3 पॉइंट्स आप याद रखिएगा और इसे 2 2 लाइन 3 3 लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिएगा। नेक्स्ट आपका ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। देखिए, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका कवर किया गया है सिलेबस में। तो इसमें हम सब डिस्कस कर लेंगे, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, देन हायर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। ऑल दो सेक्टर्स वी विल डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल या पर्टिकुलर आप कह सकते हो इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। सो एजुकेशन जो है आपका इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आपको ये पता होना चाहिए कि जो भारत का संविधान है इसे एजुकेशन को कॉन करंट सब्जेक्ट बोलता है। देखिए, कॉन करंट सब्जेक्ट क्या होता है, इसका मतलब होता है इस ये डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट गवर्नमेंट की भी और आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की भी। मतलब ये दोनों जो गवर्नमेंट है, आपकी स्टेट गवर्नमेंट ले लीजिए या सेंट्रल गवर्नमेंट ले लीजिए, दोनों की एक तरह का आप क्या कह सकते हो, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एजुकेशन ये नहीं कि सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की, ये दोनों की है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि ये कॉन्करेंट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, तो मतलब ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, ठीक है। चलिए, अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट, देखिए स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल होता है। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, अपने जो बेसिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हेल्प करती है बिल्ड करने में, उसको एक्सपेंड करती है स्कूल्स को। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो बेसिकली क्या करती है, एक एजुकेशन पॉलिसीज़ बनाती है, करिकुलम सेट करती है, बोर्ड्स बनाती है। जो मान लीजिए सीबीएसई बोर्ड है वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एनसीईआरटी है, तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन जो क्या कौन सी रन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट रन करती है, ठीक है। और बहुत सी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्लान स्कीम्स निकालती है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बच्चों को पता नहीं होता। देखिए, दो तरह की सेंटर की स्कीम होती है, एक होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम और एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है कि मान लीजिए 100% जो फंड है, 100% फंड एजुकेशन में कुछ परसेंट जो है सेंटर देगी, मान लीजिए 60% सेंटर देगी और 40% जो है आपका क्या कहे कौन देगी, स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है, जो फंड का जितना भी पैसा उसमें लगेगा उसमें स्टेट गवर्नमेंट भी हेल्प करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी हेल्प करेगी। लेकिन एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो ये क्या होती है, जिसमें 100% जो फंडिंग होती है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आती है। तो मोस्टली जो एजुकेशन में, क्योंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट है तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो यहाँ पे जितनी भी स्कीम्स होती हैं वो 90% चांसेस हैं कि वो आपकी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स ही होती हैं, जिसमें फंडिंग आपकी स्टेट गवर्नमेंट को भी करनी पड़ती है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी करनी पड़ती है, ठीक है। चलिए, तो देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या है बेसिकली, और प्राइमरी और आपका जो प्राइमरी फंक्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट का, दोनों का क्या है। तो स्टेट मैंने ऑलरेडी बताया था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ब्रॉड आपकी तरह एजुकेशन पॉलिसीज लाती हैं, प्रिंसिपल्स डिराइव करती हैं, है ना, टाइम टू टाइम एक सेमिनार्स कंडक्ट करती है, डिबेट्स कंडक्ट करती है कि कैसी एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ों पे, और ये चीज़ एक चीज़ और पे फोकस करती है कि एजुकेशन पॉलिसीज़ फोकस ऑन बोथ, एक तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव अचीवमेंट। इसका कहने का मतलब है क्वांटिटेटिव अचीवमेंट मतलब आपके जो नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन इंस्टीट्यूट बढ़ने चाहिए, उनकी क्वांटिटी इंक्रीज होनी चाहिए और एट द सेम टाइम उनकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो क्वालिटेटिव अचीवमेंट्स पे भी ध्यान देती है, उनकी क्वांटिटेटिव पे भी, मतलब उनकी क्वांटिटेटिव उनका नंबर भी बढ़ते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, और एज वेल एज उनकी क्वालिटी पे भी पूरा पूरा फोकस होना चाहिए, ठीक है। तो आपको पता लग गया यहाँ क्वांटिटेटिव अचीवमेंट का क्या मतलब है कि वहाँ पे नंबर ऑफ इंक्रीज इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूट एनरोलमेंट, नंबर ऑफ टीचर्स इंक्रीज होने चाहिए। तो ये आपका एक तरह का ट्री चार्ट कह सकते हैं, नॉट ट्री चार्ट, एक ट्रायंगल है जिसमें आपका इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम को आपको बता रखा है कि 6 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं उनको क्या है, दो तरह की एजुकेशन मिलती है। एक तो प्राइमरी स्कूल में 1 to 5 जो 6 to 10 ईयर्स के अंडर जो बच्चे होते हैं, ठीक है। फिर आपका अपर प्राइमरी, ये तो आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर आपका सेकेंडरी एजुकेशन जिसमें 9th and 10th 11th and 12th। तो आप अभी जो, सिंस मैं 11th क्लास पढ़ा रहा हूँ और अगर आप 14 से 18 ईयर्स की एज में और अगर आप 11th क्लास में हैं इस समय, तो आप किस में, इस पर्टिकुलर सेक्शन में हैं, ठीक है, एजुकेशन सेक्टर के। दूसरा है आपका दैट इज़ अ हायर एजुकेशन, आपका जो कॉलेजेस हो गए, जितने बीटेक के कॉलेज हो गए, एमबीए के कॉलेज हो गए, बीबीए के कॉलेज हो गए, जितने भी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और टेक्निकल एजुकेशन आ जाती है आपकी, वो आपकी इसके अंडर में आ जाती है। चलिए, ठीक है। अब देख सकते हैं इन्होंने थोड़ा सा, अब
यहाँ पे देखिए, यहाँ से पढ़ना शुरुआत करते हैं। तो क्वालिटेटिव अचीवमेंट क्या है? क्वालिटेटिव अचीवमेंट मतलब उनकी जो स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूशन की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, है ना। तो वो कैसे हम देखते हैं, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कैसा है, ड्रॉप आउट्स रेट कैसे हैं, इनटेक ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूट कैसी है, कितना एक्सपेंस एजुकेशन में हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ डाटा दे रखा है, देखिए, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया एट ऑल लेवल्स हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड इन राइसिंग ऑफ द लिटरेसी रेशियो इन द कंट्री। द नंबर देखिए, इसका क्या हो रहा है, जब एजुकेशन जो स्प्रेड हो रही है एट द ऑल द लेवल्स, अभी इससे क्या हो रहा है, लिटरेसी रेशियो हमारा बढ़ रहा है ना। इन्होंने डाटा से एक्सप्लेन कर रखा है, द नंबर ऑफ द लिटरेट्स इन द कंट्री इंक्रीज फ्रॉम 5.7 करोड़ इन 1951 टू 77.8 करोड़ इन 2011। ठीक है, इंक्रीजिंग अबाउट 14 टाइम्स over this period of 60 years. The literacy rate increased from 18% to 1951 to 74% in 2014। मतलब 1951 में सिर्फ आपकी 18% लिटरेसी रेशियो था। समझ रहे हैं आप, पूरे देश में बस 100 में से अगर मान लीजिए कोई 100 पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की, तो उसमें से 18 लोग ही क्या हैं जो लिख पढ़ सकते थे। लेकिन अब देखिए, अब 2014 आते आते वो 74% हो गई। और रीसेंट डाटा बता दूं तो अब हमारा ये इंक्रीज़ हो गई है। ठीक है, 74% से हम इंक्रीज़ कर गए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं, जिसमें केरला जो है नंबर 1 है, ओके, 96% के आसपास। फिर आपका दूसरे नंबर पे दिल्ली है, और तीसरा आपका उत्तराखंड है, जो कि मेरा स्टेट है, या मेरा स्टेट मैं कह सकता जहाँ पे मैं रहता हूँ बेसिकली, दैट इज़ अ उत्तराखंड स्टेट। सो ये जो रीजन डाटा आपको बता रहा हूँ मैं। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू इरेडिकेट इलिटरेसी अमंग द एडल्ट्स, तो जो एडल्ट्स में देखिए, एडल्ट्स में भी बहुत सारे हैं, मतलब 15 साल से ऊपर जो जो लोग हैं, वो भी बहुत कई लोग ऐसे हैं जो कि पढ़ लिख नहीं सकते, तो उनके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए गए। ठीक है, उनमें जैसे जैसे एक प्रोग्राम था नेशनल लिटरेसी मिशन इन 1988। ठीक है, जो इस पर्पज़ के लिए लाया गया। ठीक है, उसके बाद द दिस प्रोग्राम वॉज लॉन्च टू प्रोवाइड द मीनिंगफुल एजुकेशन फॉर द यूथ फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 25 टू 15 to 25 years। दिस प्रोग्राम हैज़ बीन नाउ रिकास्ट एज साक्षर भारत। उसके बाद उसे क्या बोला गया, साक्षर भारत, उसका नाम चेंज कर दिया गया। ठीक है, तो नेशनल लिटरेसी जो मिशन था, वो 15 से 29 ईयर्स एज के जितने लोग थे, एडल्ट्स थे, उनकी एजुकेशन के लिए, उनको लिटरेट करने के लिए बेसिकली बनाया गया था। उसके बाद है इसे क्या नाम चेंज करके इसका साक्षर भारत इसे कर दिया गया था, इसे यहाँ चेंज कर दिया गया था। अब साक्षर भारत अब लॉन्च कब हुआ था, साक्षर भारत को, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जब इसका नेम चेंज करके 2009 में इसे रीलॉन्च किया गया था। ठीक है, फॉर द एडल्ट एजुकेशन विद द फोकस ऑफ द फीमेल लिटरेसी, है ना, फीमेल, क्योंकि फीमेल हमारी लिटरेसी जो है बहुत कम है। अगर आप रूरल एरियाज में ले लीजिए, वहाँ भी कम है, अर्बन एरियाज में वहाँ भी कम है। तो दिस प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन 383 लो फीमेल लिटरेसी डिस्ट्रिक्ट्स इन 25 स्टेट्स up to March 2017। over 190 million of the persons of the 3/4 of the women obtained the basic literacy। तो आप देखिए, इसकी अचीवमेंट बताई गई है, बेसिकली आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, कि इसकी अचीवमेंट कितनी थी, इसका देखिए 61% थी 2001 में, और आके 70.5% हो गई 2014 में, जो कि आपका एडल्ट लिटरेसी रेट की बात करें हम तो, जो कि बहुत अच्छा अचीवमेंट रहा है साक्षर भारत का। और इसको एक अवार्ड भी दिया गया था बाय यूनेस्को, दैट वाज द किंग सेजोंग लिटरेसी प्राइज। ठीक है, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। हाउएवर, अब देखिए बहुत सारे, ये एक क्वेश्चन आ सकता है आपका 3 मार्क्स में, कि क्या जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी, जो कह सकते हैं कि लिटरेसी रेट को अभी भी प्रॉब्लम कर रही है, कि ये एक तो सबसे पहले देखिए, इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न इवन आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अबाउट 26% ऑफ द पॉपुलेशन रिमेन्स इलिटरेट। अभी भी 26% जो आपकी इलिटरेसी है। अब रीसेंट डाटा आप देख सकते हैं गूगल करके। ठीक है, उसके बाद है लिटरेसी रेशियो इन द स्टेट्स लाइक, अब जो कई स्टेट्स में तो लिटरेसी रेशियो बहुत अच्छा है, आप केरला ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, उत्तराखंड ले लीजिए। लेकिन कई स्टेट्स जो ऐसे हैं, जैसे आपका बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, लेकिन इसमें एक स्टेट का नाम नहीं दिया गया, आंध्र प्रदेश का, जो कि रीसेंट डाटा के अकॉर्डिंग सबसे पीछे है एजुकेशन में। ठीक है, लेकिन आपका ये स्टेट्स भी अभी भी काफ़ी जो है एजुकेशन में अभी भी लैग करते हैं। फिर फीमेल लिटरेसी रेशियो 65% अभी है, मतलब, और आपका जो मेल है वो 81% है। तो अकॉर्डिंग टू द एज पर द 2011 सेंसस, देखिए 2011 सेंसस मतलब जनगणना। हमारे देश में जो रूल है कि हर 10 साल बाद जनगणना होती है, तो 2011 में हुई थी। ठीक है, अब उससे पहले 2001 में हुई थी, अब हमारे 2021 में होगी। तो इससे हमें जो 21 में आपको जो बिल्कुल फ्रेश डाटा आपके पास देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर 2011 के अकॉर्डिंग देखें तो ये डाटा हमें दे रखा है। फिर लिटरेसी रेट वॉज मच लोअर इन रूरल एरियाज, सिर्फ 68% रूरल एरियाज में लिटरेसी रेट थी। यहाँ पे लिटरेसी का मतलब देखिए, लिटरेट कौन होता है, लिटरेट वो होता है जो लिख पढ़ सकता है। लिख एंड पढ़, मैं हिंदी में लिख देता हूँ,
ठीक है, बेसिकली हु कैन रीड एंड राइट, दैट इज कॉल्ड द लिटरेट पर्सन। यहाँ पे ये मत समझिए कि ये बहुत वो उन्होंने कोई हाईली पीएचडी कर ली है या बहुत ही बड़े बड़े साइंटिस्ट बन गए हैं। यहाँ पे लिटरेसी का मतलब है कि जो लिख पढ़ सकते हैं। देखिए, लिटरेसी इज अ स्टेट ऑफ अ पर्सन हु कैन रीड एंड राइट इन द सिंपल पैसेज इन एनी लैंग्वेज। मतलब इंग्लिश में अगर कोई लिख पढ़ सकता है तो वो लिटरेट है, हिंदी में लिख पढ़ सकता है लिटरेट है, पंजाबी में लिख पढ़ सकता है लिटरेट है, मलयालम में लिख पढ़ सकता है लिटरेट है। ठीक है, अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो लिटरेसी रेट इन इंडिया इज लोअर देन द लिटरेसी रेट इन द एशियन एंड द चाइना एंड द श्रीलंका इवन। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जो है डिस्कस किए गए हैं इन द केस ऑफ लिटरेसी। ठीक है, तो एजुकेशन का जो सबसे पहला जो आप कह सकते हो एक बिंदु है वो लिटरेसी है। कि मतलब एजुकेशन स्टार्ट ही किससे होती है, लिटरेसी से होती है। मतलब एटलीस्ट आप लिखना पढ़ना तो सीख ही लीजिए, है ना, वो लिटरेसी होती है। ठीक है, यहाँ पे पीएचडी अलग बात हो गई, ग्रेजुएशन अलग बात हो गई, हाई स्कूल अलग हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, वो थोड़ी हाई लेवल पे हो गई। ठीक है, वो आगे डिस्कस करेंगे। लिटरेसी सिंपल होता है, 7 साल का बच्चा भी जो अगर लिख पढ़ सकता है तो वो भी क्या है, लिटरेट माना जाता है। फाइन, चलिए। अब है आपका एलिमेंट्री एजुकेशन। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पहला हमारा लिटरेसी हो गया, फिर आपका एलिमेंट्री एजुकेशन आ गया जो आपका 6 to 14 ईयर्स में दिया जाता है। देखिए 5 साल में कई बच्चे होते हैं जो 5 to 6 ईयर आते आते वो लिख पढ़ सकते हैं, है ना। इवन जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं वो इंग्लिश भी लिख और पढ़ सकते हैं इजीली। एंड इवन इन द हिंदी वाले हिंदी ऑल्सो मैनी स्टूडेंट मैनी एट दिस एज बच्चे जो आराम से लिख पढ़ सकते हैं, तो वो लिटरेट हो गए। अब आ जाइए एक ऊपर स्केल पे जो है आपका, दैट इज एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसे प्राइमरी एजुकेशन भी बोला जाता है ना। तो इसमें क्या आती है, प्राइमरी क्लासेस आती हैं 1 to 5th की। ठीक है, जिसमें एज ग्रुप उनकी है 6 to 10 ईयर्स। और प्राइमरी स्कूल जो अपर प्राइमरी है, जिसे मिडिल स्कूल भी बोला जाता है, वो क्लासेस आपकी 6 to 8 है जो आपने ऑलरेडी क्लियर कर ली है। और इसका जो एज ग्रुप है 11 to 14 ईयर्स। और इस पे जो है बहुत फोकस किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि ये आपका कह सकते हो लिटरेसी के बाद एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है एजुकेशन का, जिसे एक क्योंकि ये क्या कह सकता है, एक तरह का बेस बना के देता है आपकी आपकी जो सेकेंडरी एजुकेशन और आपकी जो हायर एजुकेशन के लिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इसके रिसेंटली बहुत सारे जो इस पे काम किए गए हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे। अब प्रोग्राम्स देखिए, प्रोग्राम्स ऑफ द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द एलिमेंट्री एजुकेशन हैज़ बीन टेकन अ हायर प्रायोरिटी। मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। जैसे आपका मेजर हो गया एजुकेशन फॉर ऑल। ठीक है, जो आपका वॉज अमेंडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पास्ड इन 2011। ठीक है, जिसके अंडर क्या होगा, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन आपको मिलने मिलेगी। और इसमें अंडर आपको राइट दे दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, मतलब हर किसी नागरिक को अधिकार है कि वो अप टू प्राइमरी लेवल, ठीक है, अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज वो क्या कर सकता है, एजुकेशन ले सकता है किसी भी स्कूल में, उसको राइट दे दी गई। ठीक है, ओके। सो इसे 2001 में अमेंड कर दिया गया। और आपको पता है कि उसको जो 2009 में प्रॉपर इसका एक एक्ट ले आया गया, दैट वाज अ RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट। ठीक है, जिसके अंडर क्या था कि ऑल द स्टूडेंट्स विल गेट द फ्री एंड द कंपलसरी एजुकेशन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। जैसे ही बच्चा लिटरेट हो जाता है उसके बाद में वो क्या कर सकता है, अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन लेने के लिए अंडर दिस एक्ट ही इज़ लाइबल एंड ही हैज़ गिवन द राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, वो जाके जो स्कूल में जाके एडमिशन ले सकता है। और इसकी हेल्प कौन करेगा, आपकी जो लोकल अथॉरिटीज़ होंगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी बेसिकली। ठीक है, चलिए। तो एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया हैज़ इंक्रीज। अब इसका डाटा दे रखा है कि जो 1950 से अप टू रिसेंट बहुत इंक्रीज हुई है, जो कि डाटा आप देख सकते हैं टेबल में। ठीक है, दैट इज़ द नंबर ऑफ स्कूल्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन्वॉल्व, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ग्रॉस एनरोलमेंट ऑफ द गर्ल्स। ठीक है, तो ये सारे आप डाटा पढ़ सकते हैं कि ये सब इंक्रीज हुए हैं फ्रॉम टाइम। ठीक है, देन है आपका यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, यहाँ पे और भी इन्होंने फैक्ट्स दे रखे हैं कि नंबर ऑफ द प्राइमरी स्कूल्स वो इंक्रीज़ हुए हैं, नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स एनरोल्ड बढ़े हैं, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ गर्ल इंक्रीज़ हुई हैं। ठीक है, फिर आपके ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपका इंक्रीज़ हुआ है, जिसमें केरला मैंने ऑलरेडी बता दिया कि द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू अचीव द 100% प्राइमरी एजुकेशन, मतलब वहाँ पे हर कोई प्राइमरी एजुकेशन मिलती है केरला में। ठीक है, फिर नंबर ऑफ द प्रोग्राम्स, अब देखिए कौन कौन से प्रोग्राम्स लाए गए, सर्व शिक्षा अभियान, SSA। ठीक है, जैसे 2001 में लाया गया था। देन नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, नेशनल प्रोग्राम फॉर मिड डे मील्स इन स्कूल, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, रिसेंट जो आप देख सकते हैं 2015 में इसे लॉन्च किया गया था। देन आपकी नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी आपकी। ठीक है, तो ये सारी जो स्कीम्स है गवर्नमेंट द्वारा टाइम टू टाइम लाई गई थी। अब है आपकी सर्व शिक्षा अभियान, जो कि इंपॉर्टेंट स्कीम्स हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसे 2001 में पारित किया गया था भारत सरकार द्वारा। ओके,
इसके अंदर क्या है, एस एस टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। इसे सारे डिस्ट्रिक्ट में ये क्या कह सकते हैं, इसे स्टार्ट किया गया था विद द ऑब्जेक्टिव्स का ऑब्जेक्टिव आपको ध्यान रखा है। देखिए आपको जब लिखेंगे तो ऑब्जेक्टिव आपको ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एस एस इज टू फोकस ऑन द एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये आपका एलिमेंट्री एजुकेशन पे फोकस करता है, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द एलिमेंट्री एजुकेशन। तो एलिमेंट्री एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसे इम्प्रूव करने के लिए बेसिकली आपका क्या है, सर्व शिक्षा अभियान को लॉन्च किया गया था, जिसके अंडर बच्चों को क्या दिया जाता है, फ्री एडिशनल टीचर्स दिए जाएंगे, फ्री टेक्स्ट बुक्स दिए जाएंगे, यूनिफॉर्म्स दी जाएगी, ठीक है। और ये सब चीज़ें हैं बेसिकली जो है बच्चों के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका नेशनल प्रोग्राम फॉर द एजुकेशन ऑफ द गर्ल्स एट द एलिमेंट्री लेवल, ठीक है। ये भी एक तरह की एक स्कीम थी, ये स्कीम्स लाई गई थी, ठीक है। ये गर्ल्स के लिए लाई गई थी बेसिकली। इसको इसका एम याद रखना है आपको, सब प्रोग्राम्स का आपको एम याद रखना है जो कि इंपॉर्टेंट है। एम्ड इन डेवलपिंग द मॉडल स्कूल्स, इसके अंडर क्या गए थे, मॉडल स्कूल्स बनाए गए थे फॉर द एजुकेशनली बैकवर्ड एरियाज। जितने भी एजुकेशनली बैकवर्ड एरियाज थे जहाँ पे स्कूल्स बहुत कम थे, वहाँ पे क्या खोले जाएंगे, मॉडल स्कूल्स खोले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं अंडर दिस स्कीम 40,600 मॉडल स्कूल्स हैव बीन बिल्ड, ठीक है। हमारे अक्रॉस द कंट्री जितने भी बैकवर्ड ब्लॉक्स थे हमारे कंट्री के, उसमें 40,600 मॉडल स्कूल जो है किए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ठीक है, KGBV। दिस स्कीम वॉज लॉन्च इन जुलाई 2004, ठीक है, फॉर सेटिंग अप द रेसिडेंशियल स्कूल। अब इसमें क्या था, अपर प्राइमरी लेवल के लिए मतलब 6 to 8 के लिए क्या गया था, रेसिडेंशियल स्कूल बनाए गए थे, मतलब हॉस्टल भी प्रोवाइड किया गया था उस स्कूल में। अब इसमें किसको किसको इन्वॉल्व किया गया था, एक तो सबसे पहले आपके शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, देन ओबीसी, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एंड फैमिली अंडर द बीपीएल। तो ये सारे जितने भी आपके सोसाइटी है, स्ट्रेटा ऑफ द कह सकते हैं सोसाइटी है, उसको फोकस किया गया था अंडर दिस स्कीम्स, ठीक है। और इसके अंडर क्या था, ये गर्ल्स के लिए बेसिकली बनाई गई थी रेसिडेंशियल स्कूल्स एंड इट वॉज लॉन्च इन 2004, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका नेशनल प्रोग्राम फॉर मिड डे मील्स। मिड डे मील्स आपको पता है कि मिड डे मील्स दिया जाता है बच्चों को जो प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं, ठीक है। और अपर प्राइमरी लेवल में जो स्कूल्स होते हैं उसमें क्या जाता है, बेसिकली 1 to 8 के जो स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल्स हैं, उसमें बच्चों को जो दोपहर का आहार दिया जाता है, खाना दिया जाता है, ताकि बच्चे स्कूल्स में आने के लिए प्रमोट हो और उनका न्यूट्रिशन लेवल उनका बढ़े, ठीक है। और आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो रिसेंट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है 2015 में, जिसके अंडर में क्या किया था, जो चाइल्ड गर्ल या गर्ल चाइल्ड है उसको सेव करने के लिए बेसिकली एक मुहिम चलाई गई थी, ठीक है। इट वाज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट टू क्रिएट द अवेयरनेस अमंग द पीपल। और ताकि और बच्चों जो बेसिकली बच्चों की और उसमें भी स्पेशली गर्ल्स की, कि गर्ल्स को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए बॉयज़ के साथ, ठीक है। और उसमें क्या हो जा किया जाना चाहिए, उनकी जो एजुकेशन पे बहुत बहुत फोकस किया जाना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद आपकी नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी एक तरह की लाई गई थी, विच वॉज लॉन्च इन 86-87, ठीक है, अंडर दिस 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप लिविंग इन द रूरल ट्राइबल डेजर्ट हिली एरिया। इसमें क्या होता था, गवर्नमेंट क्या करती थी, उनको बेसिकली नॉन फॉर्मल एजुकेशन दी जाती थी। मतलब कहने का मतलब है कि जहाँ पे स्कूल्स नहीं थे वहाँ पे नॉन फॉर्मल एजुकेशन, मतलब वहाँ पे जाके इवनिंग स्कूल्स बनाए जाएंगे, ठीक है। प्रॉपर वहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन सेंड की जाएंगी, वॉलेंट्री जो भी लोग जाके पढ़ाना चाहता है वो पढ़ा सकता है जाके, है ना। तो उसके इस केस में क्या हुआ, 3 लाख नॉन फॉर्मल स्कूल्स खुल गए एंड विच 1 लाख एक्सक्लूसिवली फॉर गर्ल्स, जिसमें जो सिर्फ 1 लाख जो स्कूल्स थे वो सिर्फ गर्ल्स के लिए ही खोले गए एंड विद द एनरोलमेंट ऑफ 75 लाख चल रहा है। तो आप देख सकते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रही है हमारे जो कंट्री में एजुकेशन स्प्रेड करने के लिए। अब आ जाइए सेकेंडरी एजुकेशन, जो कि आपकी जो आप फॉलो कर रहे हैं या जिसमें आप अभी हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो 14 से 18 ईयर्स की एज में दी जाती है, जिसमें 9 to 10 और 11 12 वाले बच्चे आते हैं, 9th 10th 11 12, ठीक है। और कई कई स्कूल्स में ये बिल्कुल फ्री दी जाती है टू द गर्ल्स एंड टू द ST SC स्टूडेंट्स इन द मैनी स्टेट्स, फाइन। और इसका ये डाटा देख सकते हैं कि ग्रोथ कितनी हुई 1950 से 51 में, और 2015 में नंबर ऑफ स्कूल्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, नंबर ऑफ टीचर्स सब इंक्रीज हुए हैं आपके विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अब इन्होंने देख लीजिए इसका भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि यहाँ पे जो सक्सेस है वो बता रखा है कि नंबर ऑफ द सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैज़ इंक्रीज, नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स एनरोल्ड। तो ये आप पढ़ सकते हैं, आई होप इट इज़ वेरी वेरी क्लियर, आप इजीली समझ में जाएंगे इनको, अब एक बार पढ़ लेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। द रेशियो ऑफ द एनरोलमेंट ऑफ द गर्ल्स इंक्रीज हुई है, द नंबर ऑफ द टीचर्स इंक्रीज हुए हैं, देयर हैव बीन द एम्फेसिस ऑन द वोकलाइजेशन। मतलब 9 to 12 में कई जगह पे क्या किया गया कि बच्चों को एक तरह का उनके हुनर भी सिखाया जाने लगा, मतलब उनको कोई ना कोई स्किल्स सिखाई जाने लगी
ताकि वो आगे चल के ईजिली एम्प्लॉय हो सके। ठीक है। ओके, फिर ओपन स्कूल्स खोले गए। देखिए ओपन स्कूल्स किन किन के लिए खोले गए, 1989 में खोला गया NIOS। इसके अंडर क्या होता था, जितने भी बच्चे जो ड्रॉप आउट्स हो जाते थे, मतलब मान लीजिए कोई 9th क्लास में है, कोई रीज़न से वो फैमिली फाइनेंशियल कंडीशंस या उनको बेसिकली या स्कूल दूर था या फिर कोई ना कोई रीजंस हो गए जिनको अलाउ नहीं किया गया घर से, या उन्होंने छोड़ दिया बेसिकली, जैसे 9th में छोड़ दिया, तो अंडर द NIOS वो ओपनली क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली 12th कर सकते हैं, 10th कर सकते हैं। ठीक है, और उनको जो सर्टिफिकेट प्रॉपर वो इशू किया जाएगा, और ये जो आपका जो सर्टिफिकेट है वो ऑल ओवर कंट्री वैलिड है फॉर द टेकिंग एडमिशन और फॉर टेकिंग जॉब इन एनी फील्ड। ओके, जिसके अंडर आप देख सकते हैं 2.7 मिलियन स्टूडेंट्स वर एनरोल्ड अंडर दिस प्रोग्राम अप टू 31 मार्च 2016। दिस आर लार्जेस्ट ओपन स्कूल यू कैन से ओपन स्कूलिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड। ये आपको पता होना चाहिए, जो NIOS है, ठीक है, दैट इज़ अ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, वो एक तरह का लार्जेस्ट ओपन स्कूलिंग वर्ल्ड है, ओपन स्कूलिंग सिस्टम है हमारी कंट्री में। ठीक है। ओके, उसके बाद देखिए बहुत सारी स्कीम्स लाई गई, जैसे केंद्रीय विद्यालय आपने पढ़ा होगा, वो 1965 में उसे लॉन्च किया गया। ठीक है, जिसके अंडर में आप अभी इस समय 12.27 लाख स्टूडेंट्स हैं। फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986, इसके आगे और डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, जिसके अंडर पे जो नवोदय स्कूल हैं, जिसे जवाहर नवोदय विद्यालय बोला जाता है, वो खोले गए। ठीक है, जिसके अंडर क्या होता है, आपको 6 to 8 स्टैंडर्ड के को इंक्लूड किया जाता है, मतलब जवाहर नवोदय जो स्कूल्स हैं उसमें क्लासेस आपकी 6 to 8 तक हैं। ठीक है, अभी इस समय 600 स्कूल्स हैं, अब रिसेंट और भी इंक्रीज हो गए होंगे अकॉर्डिंग टू 2016, और 2.47 लाख जो बच्चे हैं इसमें एनरोल किए गए हैं। ठीक है। देन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स क्या होती हैं, कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इस्टेब्लिश की गई थी, जिसके अंदर 6000 हाई क्वालिटी मॉडल स्कूल्स बनाए गए थे। ठीक है, इन द विच वॉज लॉन्च इन 2018 फॉर टू ब्रिंग द एक्सेलेंस इन द स्कूल एजुकेशन। ओके, तो ये सब चीज़ें आप रीड कर सकते हैं, बहुत ईजी आपको समझ में आ जाएगा। फिर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च की थी 2018 में फॉर द गर्ल्स हॉस्टल एंड फॉर द ST SC OBC माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। ओके, इन ऑर्डर टू मेक द एजुकेशन इको मोर फ्रेंडली या चाइल्ड फ्रेंडली, बहुत सारी स्कीम्स थी, जैसे CC पैटर्न होता था, अब वो इसे रिमूव किया गया है, और इसमें बोर्ड एग्जामिनेशन हटा दिया गया था 10th क्लास में, या ऑप्शन दे दिया गया था बच्चों को कि वो चाहे तो ऑप्ट कर सकते हैं या तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जिसे अल्टीमेटली बाद में इसे रिमूव कर दिया गया था। ओके, फिर आपका NCERT, देखिए NCERT बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दैट वाज फॉर्म्ड इन 1981। ये कि आपका नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च, ये क्या होता है, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या जितने भी गवर्नमेंट बोर्ड्स हैं, ठीक है, जितने भी स्कूल्स हैं जो गवर्नमेंट बोर्ड से एफिलिएटेड हैं, इवन इन द CBSE, उसमें क्या होता है, जो करिकुलम है NCERT का द्वारा, NCERT की बुक्स चलती हैं, जो करिकुलम जो आपकी टेक्स्ट बुक है वो कौन सेट करता है, आपकी NCERT ही सेट करती है। फाइन, तो बेसिकली NCERT क्या करता है, आपका करिकुलम सेट करता है हमारे कंट्री के लिए। ओके, देन अब आ जाइए हायर एजुकेशन में। हायर एजुकेशन हैज़ अ वेरी की रोल टू प्ले इन द एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि हायर एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली जो एम्प्लॉयमेंट होती है, जॉब होती है, वो इसी के अंडर ही आपको मिलती है। ठीक है, तो अब इसका भी रिसेंटली ग्रोथ दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं कितना ग्रोथ हुआ है इसका। अब इन्होंने भी सेम देखिए वही अचीवमेंट्स बता रखी हैं, कि जो आपका नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ इंक्रीज़ हुई हैं, पहले 27 थी, 15 फिर 1955 800 हो गई 2016 में, है ना। तो ये सब चीज़ें आपके बताई गई हैं। नंबर ऑफ़ कॉलेजेस इंक्रीज़ हुए हैं, दैन द एनुअल स्टूडेंट एनरोलमेंट इंक्रीज़ हुआ है, एनरोलमेंट फीमेल स्टूडेंट इंक्रीज़ हुए हैं, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इंक्रीज़ हुआ है, नंबर ऑफ़ टीचर्स इंक्रीज़ हुए हैं, द स्टूडेंट हैज़ टेकन इनिशिएटिव इन डेवलपिंग इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, IIT NITs IIM, जिसमें बहुत बच्चों का सपना होता है पढ़ने का। ठीक है, वो भी इसमें इंट्रोड्यूस किए गए फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, ये डाटा सब पढ़ सकते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, फाइन, तो ये सारा डाटा है आपका, जो जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, टेक्निकल कॉलेज हैं, जो कि नंबर ऑफ द सच इंस्टीट्यूशन जो कि बहुत कम थे, अब वो बहुत इंक्रीज़ हो गए। आप देख सकते हैं कि जो हायर एजुकेशन के, जो प्रोफेशनल एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन आपके अप टू 1960 आप कह सकते हो 4640 थे, अब वो इसे इंक्रीज़ करके 11900 इन 2015-16 कर दिया गया है।
अब आ जाइए शॉर्ट कमिंग्स ऑफ एजुकेशन, ये आपका आ सकता है 3 मार्क्स में भी, इवन 6 मार्क्स में भी क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए इन एडिक्वेट फैसिलिटी, मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया गया, मतलब अलग अलग सेक्टर्स को इंक्लूड करने की कोशिश की गई, अलग अलग कम्युनिटीज़ को इंक्लूड करने की कोशिश की गई, वेरियस सोसाइटीज़ को इंक्लूड करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी अभी अभी भी बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं कि शॉर्ट है हमारी कंट्री में एजुकेशन की। ठीक है, एजुकेशन स्टिल कवर्स अ लिमिटेड पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, अभी भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड पॉपुलेशन ही है अंडर द लिटरेसी। यहाँ कह सकते हैं कि कंट्री स्टिल 35% जो है इलिटरेट है, मतलब जिसे लिखना और पढ़ना नहीं आता। तो अभी भी बहुत ज़्यादा जो है आपका इंक्रीज़ करना है। और फीमेल लिटरेसी अभी भी बहुत कम है, स्पेशली इन द ST SCs। ठीक है, ओके, तो ये डाटा दे रखा है। और ड्रॉप आउट्स भी बहुत हैं। ओके, बच्चे जो है 17% जो हैं, जो 17% ऑफ द चिल्ड्रन हैविंग पास 10th डू नॉट अटेंड द सेकेंडरी क्लासेस। तो जो 10th क्लियर कर लेते हैं उसमें से 17% जो बच्चे हैं वो 11th में एडमिशन ही नहीं लेते। ठीक है, विच इज़ अ वेरी ग्रेट नंबर। तो ये आप डाटा देख सकते हैं। दूसरा है आपका अनइक्वल एक्सेसिबिलिटी, मतलब बहुत अनइक्वल एक्सेसिबिलिटी है। कहने का मतलब है कि एजुकेशन जो फीमेल्स हैं उनको प्रेफर नहीं किया जाता, जो मेल्स हैं उनको प्रेफर किया जाता है आपकी हायर एजुकेशन के लिए। इवन कई प्लेसेस में एलिमेंट्री और द अपर प्राइमरी एजुकेशन के बाद जो सेकेंडरी एजुकेशन है, जो 9 to 12 है, बहुत सारे स्टेट्स में जो गर्ल्स को प्रेफर ही नहीं किया जाता, या गर्ल्स को कैसे बेसिकली जो फैमिलीज है प्रेफर ही नहीं करती उनको आगे पढ़ाने के लिए। तो अब मैं कहूँगा कि जो भी बच्चे गर्ल्स चाइल्ड देख रही हैं इस लेक्चर, दे आर वेरी लकी दैट दे गॉट द वंडरफुल पेरेंट्स हु आर टीचिंग मेकिंग यू गिविंग अ वंडरफुल एजुकेशन। देन है इररेलीवेंट एंड द पुअर क्वालिटी। देखिए अभी भी बहुत ज़्यादा आपके देख सकते हैं स्कूल्स की हालत कैसी देख सकते हैं। बेसिकली आप गवर्नमेंट स्कूल से आपकी कंडीशन देख लीजिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ के, जो बच्चे अभी भी वहाँ पे नीचे बैठ के पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी प्रॉब्लम है। ठीक है, वो भी अभी काफ़ी उसको भी इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। सो देर इज़ लॉट ऑफ एफर्ट इज नीडेड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन एट द स्कूल एंड द यूनिवर्सिटी लेवल। फाइन। देन द इम्बैलेंसेस, देर इज़ अ लॉट ऑफ इम्बैलेंसेस, मतलब कहीं पे तो बहुत कई स्कूल्स में, कई या प्लेसेस में तो स्कूल्स बहुत अच्छे क्वालिटीज़ के हैं, है ना, और कई जगह पे तो बहुत ही ज़्यादा जो है एजुकेशन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है। जो बेसिकली हम इम्बैलेंस सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है हमारा अर्बन और रूरल एरियाज़ में। ठीक है, अर्बन एरियाज़ में जो स्कूल्स हैं उस पर जो ज़्यादा बेटर हैं, ज़्यादा एफिशिएंट हैं, वेरस रूरल एरियाज़ के जो स्कूल्स हैं अभी भी बहुत बैकवर्ड हैं, या आप कह सकते हो जो आपका इनएक्वालिटी से बहुत ज़्यादा है आपके अर्बन और रूरल एरियाज़ के स्कूल्स में। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने ये डिस्कस कर लिया कि जो अर्बन और रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा, और डेफिनेटली और इम्बैलेंसेस आपके जेंडर इश्यूज़ में भी है, मतलब फीमेल्स को कब प्रेफर किया जाता है और मेल्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है एजुकेशन में भी। उसके बाद प्यूपल टीचर रेशियो बहुत कम है ना, कि मतलब कहने का मतलब है कि एक टीचर पे बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा बेसिकली स्टूडेंट्स को डील करना पड़ता है। इसलिए गवर्नमेंट अब धीरे धीरे क्या कर रही है कि ऑनलाइन एजुकेशन को ज़्यादा प्रेफर कर रही है, कि ताकि क्या हो जाएगा, जो रीच है वो बढ़ जाए। ठीक है, देन इनसफिशिएंट रिसोर्सेज, ऑब्वियसली बात है कि जो रिसोर्सेज है इतने अभी नहीं लगाए जाते जितने हमारी कंट्री को लगाना चाहिए। ठीक है, जो 1986 में जो एजुकेशन 1966 में जो एजुकेशन कमीशन बनी थी, उन्होंने ये बोला था कि 6% तो एटलीस्ट लगाना चाहिए, लेकिन अभी भी देखा जाए तो हमारा जो 3% ही सिर्फ स्पेंड किया जाता है एजुकेशन पे। फाइन, जो हमें बिल्कुल डबल करना है अपना एजुकेशन का जितना भी जो है एक्सपेंडिचर है। ओके, अब आ जाइए, एक क्वेश्चन आ सकता है आपका कि व्हाट इज़ द एजुकेशन अंडर द 5 ईयर प्लान्स। सो एक्सपेंडिचर ऑन द स्टूडेंट, तो 5 ईयर प्लान्स में देखिए क्या क्या गया। आपको 5 ईयर प्लान पता होना चाहिए कि 1951 से हमारी कंट्री ने 5 ईयर प्लान्स लेती थी, मतलब हर 5 साल बाद, हर 5 साल के लिए एक प्लान लिया जाता था। तो सबसे पहला प्लान जो स्टार्ट हुआ था 1951 में, तो उसके अंडर बहुत सारे ऐसे स्कीम्स लाए गए, बहुत सारे ऐसे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट की, ताकि जिससे क्या हो जाए, हमारी एजुकेशन इंप्रूव हो जाए। तो आप देख सकते हैं द एक्सपेंडिचर ऑन द एजुकेशन बाय द government and state government and the central government has grown in the years. In 2001 and 2 the expenditure was 668,007 करोड़, तो उस जिसे इंक्रीज करके 16-17 में 3,95,000 करोड़ कर दिया गया। दो उसका जो परसेंट है कम है, मतलब हमारी जीडीपी का परसेंट 2.96 ही था, लेकिन जो ओवरऑल फंड था, कंसोलिडेट फंड था, उसे जो इंक्रीज किया गया फ्रॉम टाइम टू टाइम अंडर द 5 ईयर प्लान्स। उसके बाद है एजुकेशन पॉलिसी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एजुकेशन पॉलिसी, देखिए आप कोई भी जो एजुकेशन हमारी कंट्री में चल रही है ना, वो एक पॉलिसी के अंडर चल रही है। तो हमारी जो प्रीवियस पॉलिसी थी वो 1986 में आई थी।
इससे पहले अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली 2020 में एक हिस्टोरिकल चेंज किया है, एक नई एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 गवर्नमेंट ऑफ, या आप कह सकते हो एनडीए गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी जी, ये स्कीम लाई गई है या आप कह सकते हो पॉलिसी लाई गई है, जिसके अंडर पे अब बहुत चीज़ें जो है चेंज होने वाली हैं आपको। ठीक है, खैर उसके वो उसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस, लेकिन आपको पता होना चाहिए। फाइन। तो सबसे पहले जो आपकी जो एक तरह की स्कीम आई थी, या नॉट स्कीम, एक्चुअली नॉट पॉलिसी आई थी, जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो हमारी आई थी, दैट वाज अ 1968 एंड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर DS कोठारी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे कोठारी कमीशन भी बोला गया था। मैं आपको फिर से बता दूं, इसे कोठारी एजुकेशन कमीशन भी बोला गया था, है ना। ठीक है, और ये फॉर्मुलेट कब हुई थी? 1968 में। तो इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था कि प्रोवाइडिंग कंपलसरी एजुकेशन अप टू द चिल्ड्रन एट द अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स, फिर फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन होनी चाहिए, मॉडिफिकेशन होनी चाहिए करिकुलम्स के एट ऑल द लेवल्स, इंट्रोडक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म 15 ईयर्स। इन्होंने बोला था कि जो एजुकेशन है वो 15 साल की होनी चाहिए, 10+2+3, ये पैटर्न था। लेकिन अब रिसेंटली जो 2020 में आपकी जो एजुकेशन पॉलिसी आई है वो आपकी 5+3+3+4 है अप टू द 12th लेवल। ठीक है, अप टू द 12th लेवल, और यूनिवर्सिटी लेवल्स पे अभी चेंजेस किए गए हैं, जो कि अब पहले 10+2 होता था, 10+2 लेवल था, जिसे अब चेंज करके 5+3+3+4 कर दिया गया है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, खैर इसका जो पांचवा पॉइंट था, डेवलपमेंट ऑफ स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च, तो साइंटिफिक रिसर्च पे भी फोकस किया जाना चाहिए। दिस वाज द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1968 अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर DS कोठारी, जिन्होंने ये चीज़ें रिकमेंड की थी। उसके बाद फिर एक और नई पॉलिसी आई 1986 में। ठीक है, अभी हमारी तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है, फाइन, 2020 में, जिसे थोड़ा मॉडिफाई भी किया गया था 1992 में। अंडर विच क्या था कि टोटल इरेडिकेशन ऑफ इलिटरेसी, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल स्पेंडिंग ऑन द एजुकेशन, और इसका 6% जो बेसिकली नेशनल इनकम का है, GDP का, ये रिकमेंड किया गया था कि सरकार को स्पेंड करना चाहिए एजुकेशन पे। देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, मतलब एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर राइट दे देनी चाहिए, जो कि बाद में दे दी गई, कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाए। देन मूविंग द equal access and the opportunity of the educational facilities at the up to the school leaving age, मतलब उनको प्रॉपर इक्वल एक्सेस दिया जाए सबको, और इक्वल एजुकेशन फैसिलिटीज़ दी जाए एट ऑल द स्कूल लेवल, या सारे लेवल्स पे। देन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एट द ऑल द लेवल्स। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट था कि सब लेवल्स पे जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव करनी चाहिए। वोकलाइजेशन करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जो सेकेंडरी एजुकेशन है, मतलब जो 9 to 12 है, इसे वोकलाइज किया जाए। इसे मतलब क्या किया, जो वोकेशनल कोर्सेस है, बच्चों को कुछ ना कुछ साथ में कोई काम करने का हुनर दिया जाए, कोई ट्रेनिंग दी जाए, ताकि उन्हें आगे चल के वो ईजिली कहीं ना कहीं उनको जॉब मिल सके। देन डेवलपमेंट ऑफ द रीजनल लैंग्वेजेस, कि रीजनल लैंग्वेजेस को कोई डेवलप करना भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था, जो आज पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। तो मैंने पूरा चैप्टर आपका कवर करा दिया है, सारे टॉपिक एक्सप्लेन कर दिए हैं। होप यू कैन easily easily understood, and please do comment if you like this lecture. Thank you, God bless you.